हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक बहुत ही रोमांटिक लव स्टोरी के साथ। बट बिफोर वी स्टार्ट द मूवी, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारे फीमेल लीड ली को, जो कि इस वक्त जियालू को रोते हुए कह रही थी कि प्लीज पीछे हट जाओ, तुम्हें मुझ पे तरस क्यों नहीं आता। लेकिन जियालू उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और वही कर रहा था जो वो करना चाहता था। मूवी आगे बढ़ती है तो हम ली को देखते हैं, जो कि इस वक्त एक हॉस्पिटल में मौजूद है। डॉक्टर के साथ डिस्कशन करने के बाद डॉक्टर ने उसे बताया कि अबॉर्शन आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर आप अबॉर्शन करवाती हैं तो हो सकता है कि आप आइंदा कभी भी मां ना बन सके और आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए आप अबॉर्शन मत करवाएं। और वो रोते हुए कह रही थी कि एक अनजान इंसान मेरी जिंदगी तबाह करके चला गया, आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा था। नेक्स्ट सीन में हम ली को देखते हैं, जो कि इस वक्त अपनी मॉम के साथ अपने घर पर मौजूद थी। तभी उसको देखने के लिए एक आंटी आई थी जिन्हें अपने बेटे के लिए एक लड़की का रिश्ता चाहिए था। ली से मिलने के बाद उन्हें ली काफी अच्छी लगी। तभी वो ली की मॉम से कहने लगी कि मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई है और मैं चाहती हूँ कि मैं जल्द अज जल्द इसको अपनी बहू बना लूँ। मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन मेरा बेटा एक बहुत बड़ी कंपनी में HR मैनेजर है। ये सुनने के बाद मॉम कहने लगी, मुझे लगता है कि हमें अगले ही हफ्ते अपने बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। और ये सुनते ही ली कहने लगी, मॉम ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप जानती हैं ना मेरा बेटा अभी सिर्फ 5 महीनों का है, मैं कैसे दूसरी शादी कर सकती हूँ। ये बात सुनने के बाद आंटी कहने लगी, ये तुम क्या बात कर रही हो? क्या ये तुम्हारा बेटा है? लेकिन तुम्हारी मॉम ने कहा था कि तुम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है। तभी ली की मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उन्होंने ली को मना किया था कि वो किसी के सामने भी इस बात का जिक्र न करे कि ये बेटा उसके खुद का बेटा है। ली की मॉम उसको थप्पड़ मारती इससे पहले ही वहाँ पर जियालू की एंट्री होती है, जो ली की मॉम को कहने लगा कि आप मेरे बच्चे की माँ पर हाथ नहीं उठा सकती। जियालू ने बताता है कि वो यहाँ पर ली को लेने आया है। तभी ली मन ही मन में सोचने लगी कि अगर मैं इसके साथ चली गई तो ये यकीनन मुझसे मेरा बच्चा छीनने की कोशिश करेगा। लेकिन तभी उसको रियलाइज होता है कि अगर वो अपने घर में रहती है तो उसकी मॉम इस बेबी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। तभी वो जियालू के साथ वहाँ से चली गई। अगले सीन में जियालू ली और बेबी को लेकर अपने घर पहुँच चुका था। तभी उसकी ग्रैंडमा ली के पास आकर उसे कहने लगी कि इस घर को अपना ही घर समझो। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि जियालू के बेटे का सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई। किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। इतने में वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है, जो ग्रैंडमा को DNA टेस्ट की रिपोर्ट देते हुए उन्हें बताता है कि जियालू ही इस बेबी का पिता है। तभी ग्रैंडमा ली से कहती है कि तुम्हें किसी बारे में भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये सब मैंने सिर्फ कंफर्मेशन के लिए करवाया और वैसे भी हमारा जो कुछ भी है इस बेबी का ही है। इसके जवाब में ली उनसे कहती है कि मेरा बेबी हेल्दी और सेफ रहे, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इतने में बेबी रोने लगा तो ग्रैंडमा ली को बेबी को फीड करने के लिए कहती है और खुद वहाँ से चली गई। तभी जियालू कहने लगा कि मेरे बारे में तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं वैसे भी तुम्हें नहीं देख रहा। कुछ देर बाद बेबी सो चुका था। तभी जियालू ली से कहने लगा कि मैंने अपनी कंपनी के आधे शेयर्स तुम्हारे नाम कर दिए हैं और बाकी के आधे मैं तब करूंगा जब ये बच्चा बड़ा हो जाए। इस पर ली उससे पूछती है कि अगर सब कुछ तुम मेरे नाम कर दोगे तो तुम खुद क्या करोगे। तभी वो कहने लगा कि मैं अपने लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे बारे में तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। मेरे बेटे को जन्म देकर तुमने इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मुझे दी है, लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारी जैसी स्कीमिंग औरत मेरे दिल में कभी भी जगह नहीं बना पाएगी। तभी ली उसे कहने लगा कि क्या तुम्हें आइडिया भी है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें इस बात को याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ। तभी जियालू से कहने लगा कि तुम एक बहुत ही चालाक लड़की हो, लेकिन मैं तुम्हारी चालाकियों का शिकार बिल्कुल भी नहीं होऊंगा। फ्लैशबैक के थ्रू हम ली को देखते हैं, जो घर में एंटर होती है, लेकिन उसको देखते ही सबके मूड खराब हो गए। तब उसको पता चलता है कि जियालू को जहर दिया जा रहा है और वो जियालू को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो जियालू के बेडरूम में आकर उसे ये बात बताती है तो जियालू उसकी किसी भी बात पर यकीन करने के बजाय उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। लेकिन उसकी किसी बात पर यकीन करने के बजाय जियालू से कहने लगा कि उस रात तुम ड्रंक थी, मेरी तबीयत खराब थी और इसी बात का तुम फायदा उठाना चाह रही थी। इस पर ली उसे कहती है कि काश उस रात मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश ही ना की होती और तुम्हें मरने दिया होता। जियालू से पूछता है कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब हुआ। तभी ली कहने लगी कि जो होता है हो, मैं और मेरा बेटा सेफ है, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और इन डॉक्यूमेंट्स को साइन कर देती है। इतने में जियालू वहाँ पर एक नैनी को बुलाकर ली को कहने लगा कि ये एक प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट है, ये तुम्हारे और बेबी का ख्याल रखेंगी, इसलिए तुम्हें इनकी हर बात माननी होगी। ली उसे कहने लगी कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, लेकिन जियालू कहाँ उसकी सुनने वाला था। तभी वहाँ से चला गया और उसके जाने के बाद ली सोचने लगी कि इसको कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है। अपने रूम में आने के बाद जियालू अपने पीए को कॉल करके उसे ली के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। पीए उसे बताता है कि मुझे अच्छे से याद है कि उस रात एक लड़की आपको क्योर करना चाह रही थी। तभी जियालू कहने लगा, जरा पता करवाओ कि ली के पास कोई मेडिकल स्किल्स है भी या नहीं। अगले सीन में ली नीचे आती है तो वो देखती है कि जियालू पहले से ही उसका वेट कर रहा है और उसने ली के पेरेंट्स के लिए काफी गिफ्ट भी तैयार करवाए थे, क्योंकि वो ली के साथ मैरिज सर्टिफिकेट हासिल करना चाहता था और इस बात के लिए उसे ली के पेरेंट्स की परमिशन की जरूरत थी। कुछ ही देर में वो दोनों ग्रैंडमा के साथ ली के पेरेंट्स के घर पहुंच चुके थे। तभी वो ली के पेरेंट्स से कहने लगा कि एक्चुअली मैं ली के साथ मैरिज सर्टिफिकेट हासिल करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इसके लिए परमिशन दें। आपको जितनी भी ब्राइड प्राइस चाहिए हो मैं वो पे करने के लिए तैयार हूँ। तभी ली की मॉम कहने लगी कि मुझे 80 मिलियन जुबान चाहिए।
ली जियालू को इतनी बड़ी पेमेंट करने से मना करती है, लेकिन जियालू 80 मिलियन युआन ट्रांसफर करके ली को लेकर वहाँ से चला गया। वहाँ से जाते ही वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट हासिल कर चुके थे। तभी ग्रैंडमा कहने लगी, मुझे कंपनी में कुछ काम है, जियालू तुम अपनी फैमिली को टाइम दो और ली को अच्छी सी शॉपिंग करवाओ। ली उसे शॉपिंग के लिए मना करते हुए कहने लगी कि मेरे पास काफी सारे कपड़े हैं, और साथ ही कहने लगी कि जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हें 80 मिलियन युआन वापस कर दूंगी। जिसके जवाब में जियालू से कहता है कि ये कोई 8000 युआन नहीं जो पैसे आने पर तुम मुझे वापस कर दोगी, और इसे अपने साथ शॉपिंग के लिए चलने के लिए कहता है। कुछ देर में वो दोनों शॉपिंग मॉल पहुंच चुके थे। तभी जियालू ली को उसकी जरूरत की हर चीज दिलवाता है, और ये सब ली को काफी ऑकवर्ड लग रहा था। शॉपिंग करने के बाद वो लोग बाहर आते हैं। तभी वहाँ पर मौजूद कुछ लड़कियाँ जियालू की पिक्चर्स क्लिक करके वैन को सेंड कर देती है। वैन जो काफी सालों से जियालू को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, ये पिक्चर्स देखते ही जैसे गुस्से से पागल होने लगी। तभी उसका पीए उसके पास आकर उसे कंफर्म करता है कि जियालू की शादी ली से हो चुकी है और उन दोनों का एक बेबी भी है। तभी वो कहने लगी कि ये लड़की मुझसे कंपनी में बर्दाश्त नहीं होती थी, अब इसने मुझसे मेरे प्यार को भी छीन लिया। तभी वो ली से अपना बदला लेने के लिए अपने पीए को कुछ ऑर्डर्स देती है। जबकि दूसरी तरफ ली अपने घर पर मौजूद थी। तभी उसका कंपनी के मैनेजर की कॉल आती है, जो उसे कंपनी आने के लिए कहता है, जिस पर ली उसे बताती है कि वो मैटरनिटी लीव पर है। लेकिन मैनेजर गुस्सा होते हुए कहने लगा कि तुम्हारी लीव कैंसिल हो चुकी है, आज हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है और तुम्हारा ऑफिस में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी ली को ख्याल आता है कि अगर उसने जियालू के 80 मिलियन युआन वापस करने हैं तो उसे अपनी जॉब को कंटिन्यू रखना होगा। इसीलिए वो मैनेजर को बताती है कि वो जरूर ऑफिस आएगी। कुछ ही देर में ली होटल पहुंच चुकी थी। तभी मैनेजर उसे एक होटल के रूम नंबर 502 में क्लाइंट से मिलने के लिए कहता है। तभी वो मना करते हुए कहने लगी कि वो क्लाइंट से मिलने के लिए किसी भी रूम में नहीं जाएगी, जिस पर मैनेजर को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगा, तुम एक ऐसी लड़की हो जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी और अब मेरे सामने तुम पारसा बनने की एक्टिंग कर रही हो। याद रखो तुम्हारा हमारी कंपनी के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और तब तक तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो तुम्हें करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करती तो कंपनी की तरफ से तुम्हें फायर कर दिया जाएगा। और ली अच्छे से जानती थी कि उसे इस जॉब की बहुत जरूरत है। तभी वो कहने लगी कि ठीक है, मैं क्लाइंट से मिलने के लिए जा रही हूँ। ली की ये बात सुनकर मैनेजर काफी सेटिस्फाइड हो चुका था। ली वहाँ से जा चुकी थी। तभी वहाँ पर वैंग आती है जो मैनेजर से अपडेट के बारे में पूछती है। तो मैनेजर कहने लगा कि टेंशन मत ले, जैसे हमने प्लान बनाया था सब कुछ वैसे ही हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ जियालू अपने ऑफिस में था। तभी उसको नैनी की कॉल आती है, जिसने उसको बताया कि ली घर पर नहीं है और बेबी बहुत ज्यादा रो रहा है, मुझे लगता है कि आपको घर आना चाहिए। जियालू घर आता है तो बेबी बहुत ज्यादा रो रहा था और यही बात उसको बहुत अजीब लगी कि आखिर ली इतनी केयरलेसनेस कैसे कर सकती है। मैंने कल ही उसको शॉपिंग करवाई, उसको ऐसे भी किस चीज की जरूरत पड़ गई कि वो बेबी को छोड़कर ही चली गई। बेबी को चुप करवाने के लिए वो बेबी के साथ खेलने लगा। तभी काफी मेहनत के बाद वो बेबी को सुला चुका था तो उससे मिलने के लिए उसका पीए आता है। ये जियालू को बताता है कि ली मेडिकल स्किल्स को जानती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने काफी साल पहले उसको गाँव भेज दिया था और वहीं पर उसे ये स्किल्स सीखी। ये बताता है ये वही लड़की है जो उस रात आपके साथ होटल में मौजूद थी। लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है कि आपको ड्रग्स दी किसने थी, जिस पर जियालू कहने लगा कि ऑफ कोर्स मुझे उसी ने ड्रग्स दी थी। ली के अलावा ये हरकत कर ही कौन सकता है, जिस पर पीए कहने लगा कि ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, वो ड्रग्स आपको किसी और ने दी थी, ली तो सिर्फ आपको बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी जियालू को याद आता है कि उस रात की अगली सुबह उसने ली को 100 मिलियन युआन देने की कोशिश की थी, लेकिन ली ने उसके अमाउंट को रिजेक्ट करते हुए कार्ड वापस उसकी तरफ फेंकते हुए कहा था कि अगर मैंने ये पैसे रख लिए तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मुझे किसी कुत्ते ने काट लिया हो। जिस पर जियालू कहता है कि अगर तुम 100 मिलियन युआन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो मैं तुम्हें 200 मिलियन युआन देने के लिए भी राजी हूँ, इसे तुम कल रात की कीमत समझ लेना। लेकिन ली को उसके अमाउंट में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। वापस आते हैं प्रेजेंट की तरफ, जहाँ पर जियालू पीए से कह रहा था कि मुझे ली से माफी मांगनी होगी, देखो मैं उसे अपना गुनहगार समझ रहा था जबकि वो तो उस रात मुझे बचाने के लिए आई थी। जियालू ली को कॉल करने लगा तो उसका नंबर अनरीचेबल आ रहा था। तभी वो पीए से ली की लोकेशन ट्रेस करने के लिए कहता है, जिस पर पीए उसको बताता है कि उसकी लोकेशन ऑफ आ रही है, इसलिए उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। जबकि दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो इस वक्त होटल के रूम में मौजूद थी। तभी उसके पास मैनेजर आ जाता है जो उसे हैरास करने लगा। ली उसे कहती है कि देखो मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आई थी, उससे ज्यादा कुछ भी करने की कोशिश मत करो। लेकिन मैनेजर के लिए ली की बातों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। तभी वो करने लगा जो वो करना चाहता था। इतने में वहाँ पर जियालू की एंट्री होती है। सिर्फ मैनेजर ही नहीं बल्कि वहाँ पर मीडिया पर्संस भी मौजूद थे। जियालू के आते ही मैनेजर कहने लगा कि मुझे गलत मत समझना, एक्चुअली मुझे ये सब किसी ने करने के लिए कहा था इसलिए मैंने किया। जियालू अपने आदमी से उसके दोनों हाथ तोड़ने के लिए कहता है और खुद ली को लेकर वहाँ से जाने लगा। लेकिन जाने से पहले मीडिया पर्सन से कहता है कि अगर इस बारे में किसी को भी पता चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जियालू ली को लेकर घर पहुँच चुका था। तभी ली उसे कहने लगी कि प्लीज मेरे पास बैठे रहो, यहाँ से मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है।
जियालू ली को यकीन दिलाता है कि कुछ भी हो जाए वो उसके साथ रहेगा और उसे कहता है कि जिस इंसान ने भी तुम्हारे साथ ये सब किया उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसलिए तुम परेशान मत हो। जियालू ली के मुंह पर दवाई लगाने लगा तभी वो मन ही मन में कहती है कि आज मुझे बचाने के लिए थैंक्स, मैं आइंदा सिर्फ वही करूंगी जो तुम मुझे करने के लिए कहोगे। कुछ देर बाद ली अपने रूम में सोने के लिए जा चुकी थी तभी उसको बुरे बुरे सपने आ रहे थे, जिसकी वजह से वो डर कर जियालू के पास चली जाती है और उसे हक करते हुए कहने लगी कि प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। जियालू से कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत, और तभी उसे उठाकर उसके रूम में ले आता है और उसे आराम से सोने के लिए कहता है। सुबह होने पर ली की आंख खुली तो वो देखती है कि जियालू अभी तक उसी के रूम में मौजूद है। तभी वो जियालू से पूछने लगी कि क्या तुमने सारी रात यहीं पर बैठ के गुजार दी, जिसके जवाब में जियालू से कहता है कि एक्चुअली मैं नहीं चाहता था कि मैं यहाँ से जाऊँ और तुम डर जाओ। इसके साथ ही जियालू उससे माफी मांगता है, जिस पर ली को यकीन ही न आया, लेकिन जियालू उसे कहता है कि ये सब मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मुझे लेकर तुम्हें अपने मन में किसी किस्म की खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है। वो वहाँ से जा चुका था तभी ली मन ही मन में कहने लगी कि मेरे बच्चे को एक अच्छा और हेल्दी एनवायरनमेंट मिला है, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगले सीन में ली जियालू और ग्रैंड माँ के साथ मौजूद थी तभी ग्रैंड माँ जियालू से कहने लगी कि तुम्हें अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्या फायदा ऐसे हस्बैंड का जो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट ही ना कर सके। जिसके जवाब में ली उन्हें कहती है कि एक्चुअली आप गलत समझ रही हैं, मुझे जियालू ने ही प्रोटेक्ट किया था, अगर जियालू वहाँ टाइम पर ना था तो पता नहीं क्या हो जाता। इतने में ली को एक दफा फिर उसके मैनेजर की कॉल आती है जो उसे पूछने लगा कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, मुझे ये बताओ कि क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तभी वो कहने लगी कि तुम अच्छे से जानते हो कि तुमने क्या किया था मेरे साथ। जिसके जवाब में मैनेजर उसे कहता है कि जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ, रात गई बात गई, मेरे लिए वो सब मैटर नहीं करता, जल्दी से ऑफिस और कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। ली जानती थी कि अब उसको ऑफिस जरूर जाना पड़ेगा। तभी ग्रैंड माँ जियालू को कहती है कि इसके ऑफिस जाकर उनको उनकी औकात याद दिलाओ। ली ऑफिस आती है तभी मैनेजर एक फाइल उसके मुंह पे मारते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट कितना इंपॉर्टेंट है और तुमने बिला वजह इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया, जबकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम एक कैरेक्टरलेस लड़की हो। ली उसे कहती है कि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया वो सब गलत था, लेकिन तुम में इतनी ऑडेसिटी है कि तुम फिर भी माफी मांगने की बजाय मुझे ही डांट रहे हो। तभी मैनेजर कहने लगा, मैंने कहा ना कि तुम्हारी मेरे आगे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए। तभी ली उसे कहती है कि ठीक है कुछ भी हो जाए मैं अपना काम पूरा करके रहूंगी। इतने में वहाँ पर वैंग आ जाती है। वैंग ली को बुली करने लगी तभी ली उसे कहती है कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेरे मन में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ग्रजेस नहीं, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो, जबकि मैंने कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। जिसके जवाब में वैंग उसे कहती है कि तुमने मुझसे मेरे बचपन का प्यार छीना है, इससे ज्यादा तुम क्या करना चाहती हो। वैंग की इस बात ने ली को बहुत ज्यादा हैरान कर दिया क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि वैंग और जियालू एक दूसरे को पसंद करते हैं। तभी वो वैंग को कहने लगी कि अगर तुम जियालू को पसंद करती हो तो जाकर उसे हासिल कर लो, उसके लिए मेरे साथ उलझने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। जिस पर वैंग कहने लगी कि तुमने उससे शादी कर ली और अब ऐसे प्रिटेंड कर रही हो जैसे उसका तुम्हारे साथ बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी ये हिपोक्रेसी ही है जिसकी वजह से मैं तुमसे इतनी नफरत करती हूँ। और हिपोक्रेसी का नाम सुनते ही ली उसको बाइट करके उसे थप्पड़ मारती है, जिस पर वैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ली से कहने लगी कि जब से तुम्हारी शादी जियालू से हुई है तुम अपनी औकात से बाहर जा रही हो। के साथ ही वैंग ली को थप्पड़ मारने लगी कि वहाँ पर जियालू आ जाता है। जियालू वैंग को कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी वाइफ को परेशान करने की, अब मैं अच्छे से जानता हूँ कि कल होटल में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे तुम्हारा हाथ था। इतने में वहाँ पर वैंग के डैड आ जाते हैं जो आते ही जियालू को कहने लगे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह कंपनी आकर मेरी बेटी को परेशान करोगे और मैं तुम्हें ये सब करने दूंगा। जियालू ने बताता है कि किस तरह वैंग ने मैनेजर के थ्रू उसकी वाइफ को हरास करने की कोशिश की। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आज भी वो उसकी वाइफ को हर्ट करने की कोशिश कर रही थी। ये सब सुनते ही डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। तभी वो वैंग को थप्पड़ मारते हुए कहने लगे कि क्या ये सब करते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, मैं तुम्हें कहती हूँ कि अभी के अभी इस लड़की से माफी मांगो। वैंग माफी मांगने से इनकार कर देती है। तभी डैड कहने लगे कि अगर तुम माफी नहीं मांगती तो मेरी कंपनी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तभी मजबूरन वैंग को माफी मांगनी पड़ी। वैंग ली के पाँव पड़ के माफी मांगती है, जिस पर ली कहने लगी कि इतनी ऊंची आवाज में माफी कौन मांगता है। तभी वैंग अपनी आवाज ऐसा करके एक दफा फिर उससे माफी मांगती है। गाड़ी में बैठते ही ली जियालू को थैंक्स कहती है, जिस पर वो कहने लगा कि इतना सिंपल सा थैंक्स। तभी ली आगे बढ़ते हुए उसे किस कर लेती है, जिस पर जियालू उसे कहता है कि तुम मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हो, तुम अच्छे से जानती हो कि इससे ज्यादा कंट्रोल मुझसे नहीं होगा। वो आगे बढ़कर ली को किस करने लगा तभी उसके फोन पर कॉल आ जाती है जो कि नैनी की तरफ से थी, जो कॉल करके जियालू को बता रही थी कि बेबी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है और वो बुरी तरह से रो रहा है। जियालू ली के साथ घर पहुंचता है तो बेबी बुरी तरह से रो रहा था। तभी जियालू बेबी को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में नाकाम रहा। लेकिन जैसे ही ली बेबी को उठाती है तो बेबी चुप हो जाता है। तभी जियालू कहने लगा, मुझे लगता है कि बेबी को अपने डैड से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। ली बेबी को लिटा देती है। तभी जियालू कहने लगा कि जब बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फिर हम दोनों खेला करेंगे। इस बात पर बेबी एक दफा फिर रोना शुरू कर देता है, जो कि जियालू को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। लेकिन ली उसकी कंडीशन पर हंसने लगी। अगले सीन में हम ली के पेरेंट्स को देखते हैं, जहाँ
पर उसका डैड उसकी मॉम को बता रहे थे कि मैंने 80 मिलियन युआन की रकम गवा दी है, अब हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं बचा। ये सुनते ही उसकी मॉम, जो कि एक लालची औरत थी, बुरी तरह से रोने लगी और चीख चीख कर उसे कहने लगी कि आखिर मैंने तुम जैसे लूजर इंसान से शादी ही क्यों की थी, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। इतनी मुश्किलों से हमारी जिंदगी में कुछ अच्छे दिन आए थे, लेकिन तुम्हारी वजह से हमने उसे भी गवा दिया, और तुम कितनी आसानी से मुझे बता रहे हो कि तुमने 80 मिलियन युआन की रकम खो दी है। क्या ये सब करते हुए तुम्हें बिल्कुल भी मेरा एहसास नहीं हुआ? काश मैं ये सब सुनने से पहले ही मर जाती। तभी उसके डैड कहने लगे कि इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर तुम इतना परेशान क्यों होती हो, अब जबकि हमारी बेटी एक बहुत बड़े खानदान की बहू बन चुकी है, बल्कि मेरे पास एक और बहुत ही जबरदस्त प्लान मौजूद है। डैड मॉम को अपना पूरा प्लान समझाते हैं। तभी मॉम ली को कॉल करके उसके बारे में पूछने लगी। तभी ली उनसे कहती है कि आपको इतनी अचानक मेरी याद कैसे आ गई। इसके जवाब में मॉम उसे कहती है कि एक्चुअली मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मुझे हॉस्पिटल जाना है, लेकिन मेरे पास डॉक्टर को देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। ली उनसे पूछती है कि आपको कितने पैसे चाहिए, जिस पर मॉम उसे बताती है कि मुझे 50 मिलियन युआन चाहिए। तभी ली कहने लगी कि आपको डॉक्टर के पास जाने के लिए इतनी बड़ी रकम की जरूरत पड़ गई, और वैसे भी अभी कुछ दिनों पहले ही जियालू ने आपको 80 मिलियन युआन की अमाउंट दी थी। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास आपके लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। जो अमाउंट जियालू ने आपको दी थी वो उन सारे पैसों की कॉम्पनसेशन थी जो पिछले 25 सालों से आपने मेरे ऊपर खर्च की है। इसके अलावा मुझे कोई भी उम्मीद मत लगाइएगा और आइंदा मुझे कॉल करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। भी उसकी मॉम उसको अपना असली रंग दिखाते हुए कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे कॉल करने से मना कर दोगी और मैं मना हो जाऊंगी? मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगी कि तुम एक कितनी एहसान फरामोश लड़की हो, कितनी मेहनत और कितनी मुश्किलों से हमने तुम्हें पाला पोसा, लेकिन अब जब तुम एक बहुत बड़े खानदान की बहू बन चुकी हो तो तुम मुझे कॉल करने से मना कर रही हो। जिस पर ली उनसे कहने लगी कि आपका जो जी में आया आप कर सकती हैं, लेकिन मुझे परेशान करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। लेकिन कॉल ड्रॉप करते ही ली को ख्याल आता है कि उसके पास काफी सारे पैसे मौजूद हैं, इसलिए उसको अपने पेरेंट्स की हेल्प जरूर करनी चाहिए। लेकिन फिर उसको ख्याल आता है कि अगर कल को जियालू उसे छोड़ देता है तो उसके पास कम से कम अपनी सेविंग जरूर होनी चाहिए। इसलिए उसने डिसाइड किया कि अपने पेरेंट्स की हेल्प के लिए वो जॉब दोबारा से कंटिन्यू रखेगी, ताकि कल को वो जियालू को उसके 80 मिलियन युआन भी वापस कर सके। लेकिन कुछ भी हो, मॉम का इस तरह कॉल करके सिर्फ पैसे मांगना उसको बहुत ज्यादा बुरा लगा था। तभी अचानक से बेबी रोने लगा, जिसको उठाते हुए वो कहने लगी कि प्लीज मत रो, देखो मुझे भी बहुत ज्यादा रोना आ रहा है। बेबी की रोने की आवाज सुनते हुए जियालू भी वहाँ पर आ जाता है। तभी वो देखता है कि सिर्फ बेबी ही नहीं बल्कि ली भी रो रही है, और वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? ली उसे बताती है कि वो जॉब करना चाहती है, जिस पर जियालू कहने लगा कि हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम इस जॉब को छोड़ क्यों नहीं देती। लेकिन ली कहती है कि वो अपना करियर कंटिन्यू रखना चाहती है, जिस पर जियालू कहने लगा कि ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, तुम जो चाहो कर सकती हो। तभी जियालू अपनी ग्रैंडमा के पास जाकर उनसे कहने लगा, मुझे ऐसे लगता है जैसे ली पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजर रही है। जिस पर ग्रैंडमा उसे डांटते हुए कहने लगी कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वैसे तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन डिलीवरी के 4 हफ्तों बाद होता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम दोनों के अलग रूम शेयर करने की वजह से ये सब हो रहा है। तुम्हें उसकी केयर करनी चाहिए और उसके पास रहना चाहिए। और वैसे भी कोई भी कपल इस तरह सेपरेट रूम्स में नहीं रहता। तुम लोगों की ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तुम ऐसा करो, तुम आज ही ली के रूम में शिफ्ट हो जाओ। तभी जियालू नैनी को अपनी सारी चीजें ली के रूम में शिफ्ट करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में जब रात होने पर जियालू ली के रूम में फ्रेश होने के लिए जाता है तो उसकी नजर वॉशरूम में मौजूद उसके अंडरगारमेंट्स पर पड़ती है। जियालू शर्ट पहनता है, लेकिन फिर ली को सेड्यूस करने के लिए वो अपनी शर्ट दोबारा उतार देता है। जब वो बाहर आता है तो उस पर नजर पड़ते ही ली को काफी अजीब लगा, क्योंकि ली जियालू के वहाँ शिफ्ट होने के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। तभी वो कहने लगी कि वो फ्रेश होना चाहती है और वॉशरूम चली गई। जिस पर जियालू सोचता है कि क्या मेरे फिगर्स इतने स्कैरी हैं कि ये मुझे देखना भी पसंद ना करे। कुछ देर बाद ली वापस आती है तो बेड शेयर करते हुए उसे काफी ऑकवर्ड लग रहा था। तभी जियालू उसके करीब होते हुए कहने लगा कि डॉक्टर्स का कहना है कि हम दोनों को एक साथ रहना होगा, क्योंकि इसका बेबी की मेंटल हेल्थ पर बहुत असर पड़ने वाला है। तभी ली उससे पूछती है कि आखिर इस सब का बेबी से क्या ताल्लुक, जिसके जवाब में जियालू से कहता है कि ये सब उसे एक अच्छा इन्वायरमेंट देने वाला है। जियालू ली को हक करता है। तभी ली उसे कहने लगी कि देखो मुझे इस सब की आदत नहीं है। तभी जियालू उसे स्पेस देते हुए कहने लगा कि ये सब सिर्फ आज की रात के लिए है, तुम खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लो तो ज्यादा अच्छा होगा। वैसे भी हम दोनों अब एक लीगल कपल हैं और कपल के बीच में ये सब चलता ही है। तुम जितनी जल्दी आदत डालो तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर रहेगा। सुबह होने पर जब ली ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आती है तो जियालू उसे कहने लगा कि मैंने तुम्हारी जॉब के लिए सारी अरेंजमेंट्स कर दी हैं, तुम्हारा जब जी आए ऑफिस आ जाना, और मैंने बेबी के लिए भी सारी अरेंजमेंट्स कर दी हैं, उस बारे में भी तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तभी जियालू अपने ऑफिस आ जाता है, जो अपने पीए को बता रहा था कि आज मेरी वाइफ यहाँ पर आएगी, याद रखना कि उसको स्पेशल प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, लेकिन सारी चीजें बहुत ज्यादा ऑब्वियस भी नहीं रखनी। ये बताता है कि आज से वैन भी दोबारा ऑफिस ज्वाइन करने वाली है। जिस पर जियालू कहता है कि उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे इतना पता है कि ली को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होना चाहिए।
चाहिए। लेकिन बाहर आने पर जब ये वो सारी इन्फॉर्मेशन रिसेप्शनिस्ट को देता है तो उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि रिसेप्शनिस्ट उस सारी इन्फॉर्मेशन को कंफ्यूज कर चुकी थी। तभी वो इन्फॉर्मेशन आगे पास करते हुए अपने स्टाफ को वैंक के बारे में बताते हुए कहने लगी कि आज से वैंक दोबारा ज्वाइन कर रही है, लेकिन देखो ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं, उसे किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होना चाहिए। तभी स्टाफ वैंक को डिस्कस करते हुए कहने लगा कि देखो ये वही लड़की है जिसे हमेशा से जियालू ने पसंद किया था। जबकि जियालू के बारे में ये न्यूज भी आई थी कि उसकी शादी हो चुकी है और अब उसका एक बेबी भी है, लेकिन जिस तरह से वो वैंक की केयर करता है मुझे नहीं लगता कि वो मैरिड है। तो चलो नीचे चलते हैं, हमें वैंक को वेलकम भी करना है, कहीं ऐसा ना हो कि वो नाराज ही हो जाए। जबकि दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो कि ड्राइवर के साथ ऑफिस पहुंच चुकी थी, लेकिन वो ड्राइवर को गाड़ी दूर रोकते हुए कहने लगी कि मुझे नहीं लगता कि मुझे गाड़ी में अंदर जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मुझे देखकर किसी को भी लगे कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ। तभी वो अपने ऑफिस आती है जहाँ पर वैंक अपनी गाड़ी में आ रही थी। ली पर नजर पड़ते ही वैंक उससे पूछने लगी कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं जहाँ भी जाती हूँ तुम मुँह उठाकर आ जाती हो। वैंक को देखते ही स्टाफ उसे वेलकम करता है तो वैंक पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आ रही हूँ, जिस पर स्टाफ उसे बताता है कि हमें मिस्टर जियालू ने पहले ही इंस्ट्रक्शंस दे दी थी। तभी वैंक ली को जताते हुए कहने लगे कि जियालू हमेशा से ऐसे ही मेरी केयर करता है। वो लोग अंदर जाने लगे तभी ली सोचती है कि जियालू और वैंक के बीच में चीजें वैसी नहीं जैसे लास्ट टाइम मुझे नजर आई थी। ली ऑफिस में इंटर होती है तभी कुछ देर बाद जियालू के पास आते हुए उसे लंच देकर कहने लगा कि ग्रैंडमा जानती है कि तुम मेरे साथ ऑफिस में हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे लंच को लेकर वो मुझे डांटना शुरू कर दे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लंच लाया हूँ, लेकिन तुम टाइम पर जरूर खा लेना। ली लंच लेकर वहाँ से चली गई तभी वैंक जियालू के पास आकर उसे थैंक्स कहती है, जिस पर जियालू उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे थैंक्स क्यों कह रही हो। वैंक जियालू को बताती है कि जिस तरह तुमने मेरे लिए अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दी मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी जियालू उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए किसी को भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दी, तुम्हें यकीनन कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। जियालू की इस बात ने वैंक का दिल बुरी तरह तोड़ दिया। तभी वो सोचने लगी कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके स्टाफ ने मुझे किसी और के साथ कंफ्यूज कर दिया हो। इसका मतलब है कि वो सारी इंस्ट्रक्शंस मेरे लिए नहीं बल्कि ली के लिए थी। ये हमेशा ली की केयर करता है। आखिर इस लड़की ने इतनी आसानी से मुझे कैसे रिप्लेस कर दिया, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट सीट में ली अपने ऑफिस में बैठी काम कर रही थी तभी वैंक उसे देखते हुए अपने कोलीग से कहने लगी कि क्या तुम लोग जानते हो ये एक बहुत ही प्रोफेशनल लड़की है। जब हम स्कूल में थे तो हमेशा प्रोफेसर इसकी स्पीड की तारीफ करते थे। अगर तुम लोगों को कोई भी छोटा मोटा काम हो तो इससे जरूर हेल्प लिया करो, मुझे पूरा यकीन है कि ये कभी भी इनकार नहीं करेगी। वैंक की ये बात सुनते ही ली के कोलीग्स उसे अपने डॉक्यूमेंट्स देते हुए इसे प्रिंट करने के लिए कहने लगे। सिर्फ एक या दोनों नहीं बल्कि वहाँ पर मौजूद सभी कोलीग्स ने अपने डॉक्यूमेंट्स ली को दे दिए, जिस पर ली को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो मन ही मन में सोचने लगी कि मैं इनको नाराज नहीं करना चाहती। अगर जॉब के पहले दिन ही मैं इन्हें नाराज कर दूं तो मेरी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। तभी वो प्रिंट करवाने के लिए चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो प्रिंट करवा कर वापस आती है तो वैंक एक दफा फिर उसे चैलेंज करते हुए कहने लगे कि क्या तुम जानते हो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सभी कैंडिडेट्स को कहा गया है। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट आज से 2 साल पहले होना था, लेकिन इसका टॉप लिस्ट कैंडिडेट डिसअपियर हो गया, इस वजह से इस प्रोजेक्ट को पोस्टपोन करना पड़ा। ली मुझे पूरा यकीन है कि तुम काफी टैलेंटेड और प्रोफेशनल लड़की हो, तभी तो तुम्हें इतनी बड़ी कंपनी में काम करने का मौका मिला है। मुझे लगता है कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी चूज नहीं करने वाला। तभी ली को याद आता है कि आज से 2 साल पहले उसने एक प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, डर के मारे वो इस प्रोजेक्ट से पीछे हट गई। अभी वो वैंक को कहती है कि ठीक है मैं जरूर पार्टिसिपेट करूंगी, जिस पर वैंक उसे कहती है कि हम दोनों में से जो भी हार गया वो इस कंपनी से बाहर निकल जाएगा। अगले सीन में हम एचआर मैनेजर को देखते हैं, जिसको बताया जाता है कि वैंक और ली के बीच में एक बेट लगी है। तभी वो कहने लगी कि हमें किसी भी तरह वैंक को जिताना होगा, क्योंकि मिस्टर प्रेसिडेंट ने खुद हमें इंस्ट्रक्शंस दी थी कि वैंक को किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तभी वो कहने लगी एक काम करो, डिजाइन डिपार्टमेंट से सबसे बेहतरीन डिजाइन ले आओ, क्योंकि वैंक की नाराजगी से बचने के लिए हमें किसी भी तरह उसको जिताना होगा। वो भी आगे बढ़ने पर हम जियालू को देखते हैं, जिसे ली बता रही थी कि वो आज बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। वो जियालू के इस प्रोजेक्ट के बारे में बताती है तो जियालू कहने लगा कि हाँ मिस्टर जैंग भी इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना चाह रहा था, लेकिन एक्चुअली उसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। इस पर ली कहती है कि मुझे लगता है मुझे उससे मिलना चाहिए, मुझे पूरा यकीन है कि मैं उसके बेटे को ठीक कर दूंगी। मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन मैं चाइनीज मेडिसिन के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, ये सब मैंने अपने ग्रैंडपा से सीखा था। जियालू से कहता है कि हाँ मुझे पता चला था कि तुम चाइनीज मेडिकल के बारे में बहुत कुछ जानती हो। तभी ली उसे कहती है कि मुझे तुमसे माफी मांगनी है, मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन मैं और भी बहुत कुछ जानती हूँ। सिर्फ मेडिसिन ही नहीं बल्कि मैं इससे पहले ग्लोबल आर्किटेक्चर कंपटीशन भी जीत चुकी हूँ। जिस पर जियालू कहने लगा इसका मतलब है कि मैं वाकई तुम्हारे बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन माफी तुम्हें नहीं बल्कि मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें पहले ही इस कंपटीशन से विड्रॉ होना पड़ा, वरना अब तक तुम ये कंपटीशन जीत चुकी होती। जियालू ली से पूछता है कि क्या आज कंपनी में तुम्हें किसी ने परेशान किया, जिस पर ली कहने लगी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि आज मेरा दिन काफी अच्छा रहा। अभी जियालू को वैंक की बातें याद आती हैं, जिसने उसे कहा था कि तुम्हारे कहने पर आज मुझे अच्छा खासा प्रोटोकॉल मिला है।
अगले सीन में हम पीए को देखते हैं जिसके सामने डायरेक्टर मौजूद थी और पीए उसे पूछ रहा था कि क्या कल तुमने मिसेस जियाओ का ख्याल रखा था, जिस पर डायरेक्टर बताती है कि हाँ मैंने उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखा था। मैंने सारा दिन उनके साथ गुजारा था ताकि उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई भी उनको परेशान ना कर सके। तभी पीए कहने लगा कि मिस्टर जुआई ने एक दफा फिर वही ऑर्डर्स दी हैं। इसके जवाब में डायरेक्टर उसे कहती है कि मेरे होते हुए आपको इस बारे में परेशान होने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं। ये वहाँ से जा चुका था। तभी डायरेक्टर अपने कुली के साथ डिस्कस करती है कि आखिर ये पीए जियालू को वैंक का हस्बैंड क्यों बुला रहा था, उनकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। लेकिन खैर जो भी हो, यकीनन जियालू वैंक को बहुत ज्यादा पसंद करता है। आज नहीं तो कल उनकी शादी जरूर हो जाएगी और देखो वो बिल्कुल भी अपनी वाइफ को परेशान नहीं करना चाहता। लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि ली वैंक के साथ कंपटीशन के बारे में सोच रही है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, इसलिए हमें किसी भी तरह ली को पीछे करना होगा। अभी डायरेक्टर शेन को ली के पास भेजते हुए कहने लगी कि उससे वैंक के ऑफिस की सेटिंग करवाओ ताकि वो अपनी हद में रहे। शेन ली के पास जाकर उसे वैंक के ऑफिस की सेटिंग करने के लिए कहती है, जिस पर ली कहने लगी कि मेरे पास करने के लिए अपना बहुत सारा काम है और वैसे भी ये मेरा काम नहीं कि मैं उसके ऑफिस की सेटिंग करती फिरूं। लेकिन शेन उसे कहती है कि अगर उसने ऑर्डर्स ना माने तो ये बहुत महंगा पड़ सकता है। तभी ली ना चाहते हुए भी वैंक के ऑफिस में चली जाती है और उसके ऑफिस की सेटिंग करने लगी। इतने में वहाँ पर वैंग आ गई जो ली को देखते हुए कहने लगी कि देखो कितनी जल्दी तुम अपनी औकात में आ गई हो, यकीनन तुम्हें मेरे ऑफिस की सेटिंग करने के लिए भेजा गया होगा। लेकिन सपने तुम मेरे साथ कंपटीशन लगाने के देखती हो। वैसे मैंने तुम्हें बताया नहीं, मुझे पता चला कि तुम्हारी सिस्टर वापस आ चुकी है और बहुत जल्द उसकी शादी होने वाली है। लेकिन क्या तुम जानती हो जिस इंसान से उसकी शादी होने वाली है वो क्रिपल है, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी सिस्टर को बहुत ज्यादा खुश रखेगा। अपनी सिस्टर की वापसी का सुनते ही ली बहुत ज्यादा शॉक हो चुकी थी। घर आकर वो सबसे पहले अपनी सिस्टर को कॉल करती है। ली अपनी सिस्टर से पूछती है कि क्या सच में तुम्हारी शादी होने वाली है और मुझे बताया गया है कि जिस इंसान से तुम्हारी शादी हो रही है वो क्रिपल है। जिस पर वो कहने लगी कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये शादी मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ। तुम बस जियालू के साथ रहो और अपनी जिंदगी एंजॉय करो। ठीक है कि मेरा होने वाला हस्बैंड क्रिपल है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है और मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे बहुत खुश रखेगा। ली की सिस्टर माय फोन ड्रॉप करती है। तभी ली सोचने लगी कि यकीनन मेरी सिस्टर ये सब अपनी खुशी से कर रही है, लेकिन अगर इसमें उसकी खुशी शामिल नहीं तो मैं ये सब बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी। सीन शिफ्ट होता है तो हम ली को देखते हैं जो कि वैंग के साथ मिस्टर जैंग का वेट कर रही थी, जो वहाँ पर उन दोनों का डिजाइन अप्रूव करने के लिए आने वाले थे। कुछ देर में मिस्टर जैंग वहाँ पर पहुँच चुके थे तो वैंग को देखते ही वो ली को इग्नोर करने लगे, जिस पर ली मन ही मन में कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे अपना दिल बड़ा करना होगा। होटल के अंदर जाते ही ली मिस्टर जैंग को अपना डिजाइन दिखाती है तो डिजाइन देखते ही वो कहने लगी कि क्या तुम वही कंटेस्टेंट हो जो पहले हमारे प्रोजेक्ट से विड्रॉ हो चुकी थी, मुझे तुम्हारा डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये सुनते ही वैंग कहने लगी कि ये कैसे हो सकता है, तुम वो कैंडिडेट कैसे हो सकती हो। तभी मिस्टर जैंग बताते हैं कि एक्चुअली मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मुझे प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा। अपने बेटे के इलाज के लिए मैं उसे अब्रॉड भी लेकर गया था, लेकिन वहाँ पर भी उसका ट्रीटमेंट ना हो सका और मुझे किसी ने बताया कि उसके ट्रीटमेंट के लिए मुझे किसी चाइनीज मेडिकल एक्सपर्ट को देखना होगा। लेकिन मेरी किस्मत देखो कि कितनी कोशिशों के बाद भी मैं किसी चाइनीज मेडिकल एक्सपर्ट को ना ढूंढ सका। तभी ली बताती है कि अगर आप माइंड ना करें तो क्या मैं आपके बेटे को देख सकती हूँ, एक्चुअली मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है। मिस्टर जैंग के पूछने पर ली उन्हें बताती है कि एक्चुअली मैंने अपने ग्रैंड भा से चाइनीज मेडिकल के बारे में बहुत कुछ सीखा था। तभी वैंग कहने लगी कि देखे इस लड़की पर एतबार करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इसी बातों में आकर आपको अपने बेटे की जिंदगी को खतरे में डालना चाहिए। तभी मिस्टर जैंग कहने लगे कि देखो मैंने अपने बेटे को बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया है, मुझे लगता है कि मुझे ली को भी दिखाना चाहिए, क्या पता अगर वो ठीक हो जाए। कुछ देर बाद वो घर आती है तो वो देखती है कि जियालू बेबी के साथ बिजी है। तभी जियालू उसे बताता है कि बेबी ने उसके कपड़े खराब कर दिए हैं और तुम लेट आई हो, ये सब इस वजह से हुआ है, इसलिए अब मेरे कपड़े चेंज कराने में तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तभी ली जियालू के कपड़े चेंज करने में उसकी हेल्प करती है तो जियालू से पूछता है कि तुम आज इतनी देर से क्यों आई हो, जिस पर वो बताती है कि एक्चुअली मैं मिस्टर जैंग के साथ चली गई थी। क्या तुम जानते हो उन्हें मेरा डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आया, बस उनके बेटे का ट्रीटमेंट हो जाए उसके बाद वो मुझे साइन कर लेंगे। जियालू कपड़े चेंज कर चुका था तभी ली के मुँह से चीख निकलती है। पूछने पर वो बताती है कि उसके बाल ब्रा के हुक में फंस चुके हैं। तभी जियालू उसकी हेल्प करने लगा। जियालू से हक करते हुए कहने लगा कि कम से कम आज तुम्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। तभी ली उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मन ही मन में कहती है कि ये तो वैंग को पसंद करती है। तभी कहने लगी कि अगर हमारे मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं है तो हमें एक दूसरे के करीब नहीं जाना चाहिए, और यही बात थी जो जियालू को बहुत बुरी लगी। अभी वो सोचने लगा कि ये लड़की मुझे पसंद ही नहीं करती, इसने मुझसे शादी भी सिर्फ अपनी मजबूरी की वजह से की है। तभी वो अपना पिलो लेकर जमीन पर लेट जाता है, जिस पर ली उसे मना करती है कि नीचे ठंड है, तुम्हें ठंड लग जाएगी, प्लीज ऊपर आ जाओ। जिस पर जियालू सोचने लगा कि अगर इसने मुझे एक दफा और कहा तो मैं जरूर बेड पर चला जाऊंगा क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा ठंड है। लेकिन जब वो मुड़ के देखता है तो ली सो चुकी थी।
सुबह होने पर ली और जियालू की मुलाकात ब्रेकफास्ट पर होती है। तभी ली उससे पूछने लगी कि क्या तुम मुझसे अब तक नाराज हो, और फिर उसे बताती है कि एक्चुअली मैं आज ऑफिस नहीं जा रही, मेरी बहन की शादी है और मुझे वहाँ पर जाना है। लेकिन जियालू उसे कोई भी जवाब नहीं देता। तभी जियालू का मूड ठीक करने के लिए और उसकी नाराजगी दूर करने के लिए ली उसके पास जाकर उसे किस कर लेती है। जबकि दूसरी तरफ हम वैंग को देखते हैं, जो कि ली की सिस्टर माई के साथ मौजूद थी और उसे कह रही थी कि देखो, तुम्हारी सिस्टर की वजह से तुम्हें एक मजदूर लड़के से शादी करनी पड़ रही है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें ये सब बहुत बुरा लग रहा होगा। देखो, खुद वो इतने बड़े खानदान की बहू बन गई, लेकिन उसकी वजह से तुम्हें क्या सहना पड़ रहा है। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं उसे अपना बदले जरूर लेती। क्या तुम उससे अपना बदला लेना चाहती हो? जिस पर माई कहती है कि हाँ, मैं उसे बहुत नफरत करती हूँ। वैंग उसे समझाती है कि अगर तुम उससे अपना बदला लेना चाहती हो तो तुम्हें आज का मौका बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए। वो भी आगे बढ़ती है तो हम ली को देखते हैं, जो कि इस वक्त अपनी फैमिली के साथ मौजूद थी। तभी उसको बताया जाता है कि माई उसे बुला रही है। वो माई से मिलने के लिए ऊपर आती है तो वो देखती है कि माई के साथ साथ वैंग भी वहीं पर मौजूद है। माई जूस का गिलास ली को देते हुए उसे वो पीने के लिए कहती है। तभी वैंग कहने लगी कि हाँ हाँ पी लो, वैसे भी यहाँ के कैमरास खराब हो चुके हैं। और ये बात सुनते ही माई जबरदस्ती वैंग को वो जूस पिला देती है। जूस पिलाने के बाद माई ने वैंग को एक रूम में बंद कर दिया और ली से कहने लगी कि देखो जरा, ये मेरी बहन को हर्ट करना चाहती थी, जबकि मेरे जिंदा होते हुए ये सब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तभी ली को मिस्टर जैंग की कॉल आ जाती है, जो ली को बताता है कि मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, प्लीज आप जल्दी से आ जाए। मिस्टर जैंग की तरफ जाकर उनके बेटे का ट्रीटमेंट करती है। तभी मिस्टर जैंग उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। लेकिन यही बात जब ऑफिस में बाकी कोलीग्स को पता चलती है तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। ऑफिस में ली के सभी कोलीग्स उसे कहने लगे कि उसने वैंग का डिजाइन चुराया है और उसको इस तरह की गिरी हुई हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। वैंग भी ली को कहती है कि तुम एक चीटर हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ एक हेल्दी कंपटीशन चाहती थी ताकि हमारी प्रोफेशनल स्किल्स ग्रूम हो जाए, लेकिन देखो उस कंपटीशन को जीतने के लिए तुम किस हद तक गिर गई। और इसके साथ ही वैंग लू के मुंह पे एक थप्पड़ मार देती है। ली वैंग को कहती है कि भले यहाँ पर लोग ज्यादा तुम्हें ना जानते हो, लेकिन मैं स्कूल के टाइम से तुम्हें जानती हूँ, तुम एक चीटर हो और जब भी तुम हार जाती हो इसी तरह का रोना धोना लगा देती हो। तभी वैंग उसे एक दफा फिर थप्पड़ मारने लगी, लेकिन अब की बार ली उसका हाथ रोकते हुए कहने लगी कि कम से कम यह गलती दोबारा मत करना, वरना तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। तभी वैंग कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम जुबान चलाओगी और मैं बर्दाश्त करूंगी। इसके साथ ही वैंग अपने कुलीग को कहने लगी कि ये एक बहुत ही गंदी लड़की है जो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी अमीर इंसान के साथ सो सकती है। इनफैक्ट ये हमारे बॉस के साथ भी कई रातें गुजार चुकी है और इसी वजह से इसका एक इलिजिटिमेट बेटा भी है। वैंग की इन बातों ने ली को तोड़कर रख दिया। तभी वो कहने लगी कि देखो, तुम मेरे बारे में इस तरह की बातें नहीं कर सकती, तुम अच्छे से जानती हो कि जो कुछ तुम कह रही हो वो झूठ है। लेकिन वैंग तो जैसे आज पूरी तैयारी करके आई थी। तभी अपने पर्स से उसकी पिक्चर्स निकालकर उछालते हुए कहने लगी कि अगर ये झूठ है तो मेरे पास इसका एविडेंस कहाँ से आया। पिक्चर्स को देखते ही उसके कोलीग्स कहने लगे कि देखो, ये शक्ल से कितनी मासूम लगती है, लेकिन इसकी हरकतें कितनी गिरी हुई हैं। ली वैंग को कहने लगी कि देखो, मैं तुम्हारी इन चालों का शिकार नहीं बनने वाली। तुमने कहा था कि जो कंपटीशन हार जाएगा वो कंपनी से बाहर निकल जाएगा, इसलिए सुनो, तुम्हें अब यहाँ से दफा हो जाना चाहिए। जिस पर वैंग उसे कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे जाने के लिए कहोगी और मैं चलती बनूंगी? तुम शायद जानती नहीं, लेकिन जो बातें तुम कर रही हो, अगर इस बारे में जियालू को पता चला तो वो तुम्हारी दोनों टांगे तुड़वा देगा। वैसे भी पिछले कई रातों से वो मेरे साथ है। मेरे गले पर मौजूद ये 3 बाइट्स देख रही हो, ये भी उसी के किए धरे हैं। इनफैक्ट जिस दिन मैंने ऑफिस दोबारा ज्वाइन किया था उसने मेरे लिए अपने स्टाफ को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी दी थी। तभी वहाँ पर मौजूद बाकी स्टाफ कहने लगा कि हाँ, ये दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं। स्टाफ की तरफ से शय मिलने पर वैंग कहने लगी कि जियालू मेरे साथ समय बिताना बहुत ज्यादा पसंद करता है। इनफैक्ट हमने कल ही एक सेल्फी क्लिक की है, मैंने सोचा तुम्हें दिखा दूं। और इसके साथ ही वो अपनी और जियालू की पिक्चर उन्हें दिखाती है। तभी वहाँ पर उनकी एक कोलीग आती है जो आकर बताने लगी कि मिस्टर जियालू राउंड पर हैं और उन्होंने मैसेज भिजवाया है कि उनकी वाइफ को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होना चाहिए। तभी ली के कोलीग कहने लगे कि देखो, उन्हें वैंग की कितनी परवाह है। लेकिन वैंग मन ही मन में जान चुकी थी कि ये इंस्ट्रक्शंस मेरे लिए नहीं बल्कि ली के लिए हैं। तभी वो ली की तरफ बढ़ते हुए उसे बालों से पकड़कर कहने लगी, तुमने सुना ना, जियालू को मेरी कितनी परवाह है। मुझे लगता है कि तुम्हें इस कंपनी से दफा हो जाना चाहिए, बल्कि आज से मैं तुम्हें फायर करवा कर ही रहूंगी। वैंग ली को मारकर उसे माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन ली माफी मांगने से इनकार कर देती है। तभी उसकी कोलीग आगे बढ़ते हुए कहने लगी कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होती और उसके हस्बैंड को इस तरह से सीड्यूस किया जा रहा होता तो वो इस लड़की को जान से ही मार देती। तभी वैंग और उसकी कोलीग्स ली को मारते हुए उसे माफी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन ली किसी भी तरह माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। जिस पर वैंग को गुस्सा आ जाता है और वो ली को कहने लगी कि अगर जियालू को पता चला कि तुमने मुझे इस तरह से परेशान किया है तो देखना वो तुम्हारे साथ क्या करता है। लेकिन अगर तुम माफी मांगती हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। ली एक दफा फिर माफी मांगने से इनकार करती है तो वो सब मिलकर ली को मारने लगे। तभी वहाँ पर जियालू की एंट्री होती है। ली को इस हालत में देखकर जियालू बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था। तभी वो ली को उठाते हुए पूछने लगा कि ये सब क्या हो रहा है, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वाइफ को इस तरह से बुली करने की। इस पर डायरेक्टर कहती है कि आप ही ने कहा था कि आपकी वाइफ की केयर की जाए, ये लड़की आपकी वाइफ को बुली कर रही थी, इसलिए हमने इसको मारना ही मुनासिब समझा। तभी वो बताता है कि क्या तुम्हारी अकल टांगों में है, तुम्हें नजर नहीं
नहीं आ रहा कि ये मेरी वाइफ है। जियालू वैंग को डांटने लगा, तभी वहाँ पर वैंग के फादर आ जाते हैं, जो ये सब सुनने के बाद वैंग को मारते हुए कहने लगे कि मुझे हमेशा तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए शर्म ही आई है। वैंग के डैड जियालू से माफी मांगते हैं तो जियालू कहने लगा कि मैं सिर्फ एक ही सूरत में माफ करूंगा कि आप अपनी बेटी को अब्रॉड भेजे और 10 साल से पहले ये वापस नहीं आ सकती। तभी डैड कहने लगे कि मैं इसको जरूर भेजूंगा। लेकिन ये सुनते ही वैंग ली से माफी मांगते हुए कहने लगी कि प्लीज मुझे बचा लो, मैं आइंदा कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। लेकिन ली उसकी रिक्वेस्ट को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देती है। अगले सीन में हम जियालू को देखते हैं, जो कि इस वक्त ली के साथ उसके रूम में मौजूद था और उसे माफी मांगते हुए कह रहा था कि मेरे होते हुए भी सब लोग तुम्हें बुली कर रहे थे, इससे ज्यादा मेरे लिए शेमफुल कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ ही उसने ली को यकीन दिलाया कि वो आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा। तभी वो ली को आज रात के लिए अपने साथ सोने के लिए कहता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो ली को खुद को किस करने के लिए कहता है। तभी ली उसके करीब होते हुए उसे किस करने लगी। इन शिफ्ट होता है तो एक दफा फिर ली और जियालू को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर ली के पेरेंट्स आ जाते हैं। ली की मॉम उसे कहने लगी कि देखो मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे पैसों की जरूरत है, तुमने उस बारे में क्या किया? तभी ली कहने लगी कि देखे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए बार बार मुझे परेशान मत करे, यहाँ से चले जाए। यानी ली के पेरेंट्स को वहाँ से निकालने लगी। तभी उसकी मॉम कहती है कि मैं तो यहाँ पर अपने नवासे से मिलने के लिए आई थी, देखो मैं इसे कितना मिस कर रही हूँ। लेकिन ली उनको रोकते हुए कहने लगी कि मेरे बच्चे से दूर रहे। ली एक दफा फिर उन दोनों को बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन बाहर आते ही उसके डैड उसकी मॉम को डांटते हुए कहने लगे कि मेरे सामने तो तुम्हारी बहुत जुबान चलती है, लेकिन उसके सामने तुम्हारी बोलती ही बंद हो गई। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम ठीक से बात कर लेती तो वो इस तरह से इनकार ना करती। तभी उसकी मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगी कि तुमने 80 मिलियन युआन की रकम गवा दी और फिर भी मुझ पर गुस्सा हो रहे हो। जो कुछ भी हो रहा है इसके रिस्पॉन्सिबल तुम हो। और इन्हीं बातों को लेकर वो दोनों लड़ना शुरू हो गए और लड़ते चले गए। जबकि दूसरी तरफ हम जियालू को देखते हैं, जिसे कॉल आती है और बताया जाता है कि ली के पेरेंट्स को हॉस्पिटलाइज किया जा चुका है और उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं। तभी वो ली के पेरेंट्स से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। अगले सीन में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। तभी ली अपने पेरेंट्स को देखने के लिए अंदर जाती है तो मियाँ उसके बेबी को प्यार करने लगी, जिस पर जियालू उसे रोकते हुए कहने लगा कि हो सकता है तुम्हारे हाथ पर बैक्टीरिया हो। जियालू की ये बात मियाँ को बहुत बुरी लगी। तभी वो उसकी शिकायत लगाने के लिए ली के पास जाती है। तभी ली की मॉम कहने लगी कि अपनी बहन से दूर रहो, अब ये आंखें बदल चुकी है। देखो मैंने इसे थोड़े से पैसे क्या मांग लिए, इसने तो अपनी आंखें दिखाना शुरू कर दी। मेरे और तुम्हारे डैड की लड़ाई भी सिर्फ इसकी वजह से हुई है। तभी मियाँ कहने लगी मुझे लगता है कि आप दोनों को थोड़ा एहसास करना चाहिए। आप लोगों ने हमेशा ली को बेतरसी के साथ पाला, वो एक पराई बेटी थी जिसका आप लोगों को अभी भी एहसास ही नहीं हो सका। और वैसे भी जब उसकी शादी हो गई तो उसके हस्बैंड ने आपको 80 मिलियन युआन दे दिए, इससे ज्यादा आप लोगों को क्या चाहिए? मियाँ की बात सुनते हुए ली कहने लगी मैं आप लोगों से इसलिए मिलने आई थी क्योंकि मुझे लगा शायद आपके दिल में मेरे लिए थोड़ा बहुत प्यार बाकी हो, लेकिन मुझे पता चला है कि ये सब सिर्फ पैसों के लिए था, इसलिए आइंदा मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये वहाँ से जा चुकी थी। तभी मियाँ कहने लगी मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार से पाला है, लेकिन ये भी सच है कि आप दोनों बहुत ज्यादा लालची है और इसी बात का मुझे सारी जिंदगी अफसोस रहेगा। जियालू की तरह मेरे हस्बैंड आप लोगों को 80 मिलियन युआन नहीं दे सकते, लेकिन मैं आप लोगों को हर महीने 5000 युआन जरूर भिजवाया करूंगी, जबकि आप लोगों ने मेरी शादी एक ट्रिपल इंसान से करवाकर मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। लोगों को आपकी अमाउंट मिलती रहेगी, बस मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ऐसे समझिएगा जैसे आपकी बेटी मर चुकी है। मैं वहाँ से जा चुकी थी। तभी उसके डैड उसकी मॉम को कहने लगे कि देखो ये तुम्हारी वो बेटी है जिसे हमेशा तुमने नाजों से पाला था। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी दोनों बेटियां मुझे छोड़कर चली गई और वो दोनों एक दफा फिर लड़ने लगे। मूवी आगे बढ़ती है तो हम ली को देखते हैं, जिसके पास जियालू आकर उसे कहने लगा कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम्हारे पेरेंट्स पैसों के लिए तुम्हें हॉस्पिटल बुला रहे हैं, वरना मैं कभी भी तुम्हें ना लेकर जाता। इसके साथ ही जियालू पूछता है कि क्या तुम उन्हें पैसे देने के लिए जॉब करती हो? जिस पर वो कहने लगी कि हाँ मैं आधी सैलरी उनको देती हूँ, लेकिन आधी सैलरी तभी वो खामोश हो गई और मन ही मन में कहने लगी कि अपनी आधी सैलरी में बचा कर रखती हूँ ताकि अगर कल को तुम मुझे डिवोर्स दे दे तो मेरे पास अपनी सेविंग्स मौजूद हो। तभी जियालू उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? जवाब में ली उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तभी जियालू बताता है कि मुझे नहीं पता प्यार कैसे फील होता है, क्योंकि मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ना चाहता और आइंदा कभी भी डिवोर्स का नाम मत लेना। इसके साथ ही जियालू नैनी को बुलाकर उसे बेबी को लेकर जाने के लिए कहता है और खुद ली के करीब होते हुए उसे किस करने लगा। तभी ली उसके करीब होते हुए उसे किस करती है और दोनों पैशनेटली एक दूसरे के करीब होते गए। इस सीन में दिखाया जाता है कि जियालू ली और बेबी के साथ शॉपिंग के लिए आया था। तभी वो ली को अच्छे अच्छे ड्रेसेस चूज करने के लिए कहता है, जिस पर ली कहने लगी कि मुझे ड्रेसेस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जियालू कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च करना चाहता हूँ तब तक तुम ना नहीं कह सकती, इसलिए जाकर अपने लिए अच्छे अच्छे ड्रेसेस चूज करो। अभी वहाँ पर वैंग अपने फ्रेंड यश के साथ आ जाती है। जियालू को देखते ही वैंग कहने लगी कि देखो जियालू ने तुम्हारे साथ एंगेजमेंट की थी, लेकिन अब वो किसी और से शादी कर चुका है। क्या तुम जानती हो कि जियालू अपनी वाइफ के लिए जान भी दे सकता है, जबकि उसकी वाइफ
वाइफ एक लो की लड़की है, मुझे लगता है कि तुम मुझे डिजर्व करती हो, तुमसे ज्यादा जियालू के साथ कोई भी अच्छा नहीं लग सकता। ये सारी बातें सुनने के बाद यश को बहुत गुस्सा आ जाता है कि आखिर मेरे साथ एंगेजमेंट करने के बाद जियालू कैसे किसी और से शादी कर सकता है। लेकिन मन ही मन में सोचने लगी कि अच्छा ही हुआ कि जियालू का एक बेटा है, अगर मैं जियालू से शादी कर लेती तो कल को मुझे भी बच्चे पैदा करने पड़ते जिससे मेरे फिगर खराब हो जाते। अच्छा ही है इस लड़की को डिवोर्स दिलवाकर इसके बच्चों को मैं अडॉप्ट कर लूंगी। तभी यश अपने घर आकर अपने डैड को बताती है कि जियालू ने किसी और से शादी कर ली है, इनफैक्ट उसका एक बेटा भी है। आखिर वो मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है? क्या आप अच्छे से जानते हैं कि बचपन में यही बात तय हुई थी कि वो आपकी बेटी से शादी करेगा। तभी उसका डैड कहने लगे कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी फैमिली की इतनी बड़ी इंसल्ट करने की। तभी यश का भाई उसे मना करता है कि देखो तुम हमारी बायोलॉजिकल बहन नहीं हो, और वैसे भी किसी की वाइफ के खिलाफ इस तरह की सीक्रेट साजिशें चलाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम पीछे हट जाओ। दूसरी तरफ हम जियालू को देखते हैं जो ली और बेबी को अपने ऑफिस में बिठाते हुए कहने लगा कि मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है। तभी वहाँ पर यश अपने डैड के साथ आ जाती है। ली के बेबी को देखते ही यश के डैड को अपनी वो बेटी याद आने लगी जो उन्होंने बचपन में ही खो दी थी, और उसी वजह से उन्होंने अपनी एक बेटी को अडॉप्ट कर लिया ताकि वो अपने गम को भुला सके। यश का डैड ली को बताते हैं कि वो यहाँ पर जियालू से मिलने आए हैं क्योंकि उसने शादी कर ली है, जबकि उन्होंने उसकी बेटी के साथ एंगेजमेंट की हुई थी। ली इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। तभी यश उसे बताती है कि वो और जियालू फियांसे हैं, उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है और बहुत जल्द उनकी शादी होने वाली थी। तभी ली उनके बीच में आ गई। ली को तो इस बात पर बिल्कुल यकीन ही नहीं आया क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि जियालू की पहले एंगेजमेंट हो चुकी है। तभी यश उसे कहने लगी कि वो उससे उसका बेबी छीनकर उसकी स्टेप मदर बन जाएगी। इस पर ली को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ पर जियालू आ जाता है जो यश को देखते ही उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी यश के डैड कहने लगे तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई शादी करने की। यश जियालू को याद दिलाती है कि उनकी एंगेजमेंट हुई थी और वो इस तरह से शादी नहीं कर सकता, जिस पर जियालू कहने लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, हमारे डैड के बीच में बात हुई थी कि वो अपने बच्चों की शादी आपस में करेंगे, और ये वादा भी उन्होंने सिर्फ बिजनेस में अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने और अपने रिसोर्सेज को एक्सचेंज करने के लिए किया था। लेकिन तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे डैड की बायोलॉजिकल डॉटर अभी तक वापस नहीं आई। तुम्हें इस बात को याद रखना चाहिए कि तुम उनकी अडॉप्टेड डॉटर हो और अडॉप्टेड डॉटर से शादी करने की मेरी कोई बात नहीं हुई थी, इसलिए तुम मेरे और ली के बीच में ना ही आओ तो अच्छा होगा। जियालू ली को एक्सप्लेन करता है कि ये सारा डिसीजन ग्रैंडपा ने लिया था, लेकिन अब वो कोमा में है और वैसे भी यश के डैड की बायोलॉजिकल डॉटर खो चुकी है। मैं कब तक उनका वेट करता, इसलिए अब इस फैसले की कोई हैसियत ही नहीं बाकी रहती। तभी यश के डैड कहने लगे कि एक्चुअली तुम सही ही कह रहे हो, मुझे अपनी बेटी तुम पर इम्पोज नहीं करनी चाहिए, स्पेशली जब तुम एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे हो। अचानक से जियालू को फील होता है कि ली की शक्ल यश के डैड से बहुत ज्यादा मिल रही है। तभी यश के डैड ली से पूछने लगे कि तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स कहाँ पर हैं, जिस पर वो बताती है कि मैं अडॉप्टेड हूँ। यश के डैड ली से उसकी एज पूछते हैं। तभी यश को फील होता है कि ये गुत्थी सुलझने वाली है। तभी वो एक्टिंग करने लगी और अपने डैड को वहाँ से चलने के लिए कहती है। डैड वहाँ से जाने लगे तभी उनको एक दफा फिर अपनी बायोलॉजिकल डॉटर याद आती है, जिसकी शक्ल वहाँ पर मौजूद बेबी से बहुत ज्यादा मिलती थी। जिनमें हम जियालू को देखते हैं जो अपने पीएसए कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के लिए कहता है, जिसमें वो बताना चाहता है कि वो यश की सिस्टर से एंगेजमेंट तोड़ रहा है। तभी पीए उसे ऐसा कुछ भी करने से मना करने लगा और जियालू को समझाता है कि इससे उसके बिजनेस को नुकसान पहुंच सकता है। इसके साथ ही वो कहने लगा कि अगर आपकी तसल्ली के लिए मुझे एक दफा फिर ली की इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़े तो मैं जरूर करवाऊंगा। वो भी आगे बढ़ती है तो हम जियालू को देखते हैं जो इस वक्त ली और बेबी के साथ मौजूद था। तभी वहाँ पर यश के ब्रदर आ जाते हैं जो कहने लगे कि कल मेरे डैड और मेरी सिस्टर ने जो कुछ भी किया मैं बहुत ज्यादा एम्बेरस हूँ। ये बहुत सोचने के बाद मैं ली के लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि ये ली को जरूर अच्छा लगेगा। ली उसका गिफ्ट एक्सेप्ट करते हुए उसे अंदर रखने के लिए जाती है। तभी यश का भाई कहने लगा मुझे जरा बेबी दिखाओ। बेबी को देखते ही उसको अपनी बहन की वो पिक्चर याद आती है जो उसने बचपन में खींची थी। वो पिक्चर देखते ही वो कहने लगा कि देखो जियालू तुम्हारा बेबी बिल्कुल मेरी खोई हुई बहन की तरह है। वो जियालू से ली के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पर ली आ जाती है। ली को देखते ही वो टॉपिक चेंज करते हुए उससे पूछने लगा मुझे मेरे डैड ने बताया था कि तुम अडॉप्टेड हो, क्या तुम्हारी फैमिली तुम्हें अच्छे से ट्रीट करती है? जिस पर ली कहती है कि हाँ मेरी फैमिली मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। तभी वो जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो बेबी को प्यार करते हुए उसके कैप में मौजूद एक बाल अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम जियालू को देखते हैं जो कि ली के साथ अपने ग्रैंडपा से मिलने हॉस्पिटल आया था, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसे कॉल करके बताया था कि उसके ग्रैंडपा की तबीयत ठीक होती जा रही है। ली को बताता है कि मेरे पेरेंट्स की एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी और मेरे ग्रैंडपा इसी सदमे को बर्दाश्त ना कर पाए, उसी दिन से ये कोमे में हैं। जियालू अपने ग्रैंडपा को अपनी शादी के बारे में और अपने बेबी के बारे में बताता है। तभी ली कहने लगी कि देखिए मैं आपकी बहू हूँ और ये आपका पोता है, मुझे पूरा यकीन है जब आप इससे मिलेंगे तो आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। जियालू बाहर आता है तो उसकी मुलाकात यश के भाई शाय से होती है, जिसे डॉक्टर्स ने डीएनए रिपोर्ट्स दे दी थी और उसे बताया था कि एक्चुअली ये बेबी आपका रिलेटिव है। तब उसे पूरा यकीन हो गया था कि ली उसकी सिस्टर है। शाय बहुत ज्यादा खुश था। तभी जियालू को कहने
लगा कि देखो तुम कितने घुने हो, मेरी सिस्टर को अपने पास रखा हुआ है और मुझे बताया भी नहीं। जियालू बताता है कि मुझे ली ने कहा था वो 5 साल की थी जब एक कार एक्सीडेंट में वो गुम हो गई थी। उसके बाद से वो कभी भी अपने पेरेंट्स को नहीं मिल सकी। जियालू युनशाई के साथ ली के पेरेंट्स के घर आती है। तभी ली के डैड से पूछते हुए कहने लगा, मुझे सच सच बताएं कि आपने ली को कहाँ पर अडॉप्ट किया था। तभी ली के डैड कहने लगे कि एक्चुअली वो मुझे एक पहाड़ी के नीचे मिली थी। वो मुझे पहली दफा मिली थी तो उसकी हालत बहुत खराब थी, उसकी सेहत बहुत कमजोर थी और उसके कपड़े फटे हुए थे। तभी मुझे लोगों ने बताया कि इसका कोई भी घर नहीं और न ही इसके कोई पेरेंट्स हैं। तब उसकी एज 8 साल थी। मैंने उसी दिन उसको अडॉप्ट कर लिया क्योंकि मेरे खुद के कोई बच्चे नहीं थे और मेरी बीवी इस वजह से काफी परेशान रहती थी। फिर कुछ सालों बाद मिया की पैदाइश हुई। युनशाई कहने लगा कि देखो पता नहीं मेरी बहन ने 3 साल कहाँ पर गुजारे होंगे। यकीनन जिंदगी ने उसमें बहुत जुल्म किए हैं। जियालू वहाँ से चला गया। तभी युनशाई ली के डैड को अपना कार्ड देते हुए कहने लगे कि इसमें 10 मिलियन युवान मौजूद हैं। आपने मेरी बहन को पाला, ये इस बात का रिवॉर्ड है। वो वहाँ से चला गया। तभी ली के डैड कहने लगे, मुझे पता नहीं था कि ली इतने बड़ी फैमिली की बेटी है। अगर मुझे पता होता तो मैं उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता। अगले सीन में हम यश को देखते हैं जो अपनी मैट से पूछ रही थी कि मेरी मॉम मेरे लिए जो वायलिन छोड़कर गई थी वो कहाँ पर है। जिस पर मैट बताती है, मुझे पता चला है कि वो युनशाई सर ने किसी को गिफ्ट कर दिया है। इस पर यश को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगी, युनशाई की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी चीज किसी को गिफ्ट करने की। तभी वहाँ पर युनशाई आकर उसे कहने लगा, तुम कैसे किसी पर चिल्ला सकती हो। तभी यश कहने लगी कि नहीं मेरा फोन तो गलती से गिर गया था, भला मैं क्यों किसी पर गुस्सा होंगी। युनशाई की आवाज सुनते ही उसके डैड को बुलाकर पूछने लगे कि तुमने दोबारा अपनी बहन को डांटा है। इस पर युनशाई कहता है कि वो मेरी सिस्टर नहीं है, अपनी असली सिस्टर को मैं ढूंढ चुका हूँ और उससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। डैड के पूछने पर युनशाई उन्हें डीएनए रिपोर्ट दिखाकर कहता है कि ली ही हमारी सिस्टर है। इस पर डैड कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन था कि ली ही हमारी खोई हुई बेटी है और मैं अच्छे से जानता था कि उस जैसी पुरसकून और खामोश तबीयत लड़की ही मेरी बेटी होगी। जल्दी से चलो, हमें उसको घर लेकर आना है। लेकिन युनशाई कहता है कि डैड हम इतनी जल्दी नहीं कर सकते। आप अच्छे से जानते हैं कि यश यहाँ पर मौजूद है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और वैसे भी नेक्स्ट वीक उसकी बर्थडे है, हम उसे अच्छा सा सरप्राइज देंगे। की बर्थडे पर ही हम उसे बताएंगे कि वो हमारी खोई हुई बहन है। तभी डैड कहने लगे कि ओह शिट, अब मुझे पूरा 1 वीक दोबारा से वेट करना पड़ेगा। अगले सीन में हम यश को देखते हैं जिसका डैड उसे अपने पास बुलाकर उसे कहने लगे कि ये कार्ड रखो, इसमें 50 मिलियन युवान मौजूद है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी बाकी की जिंदगी के लिए ये अमाउंट काफी होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम अब्रॉड शिफ्ट हो जाओ। तभी यश कहने लगी कि डैड आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है? अगर ऐसा है तो मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ, लेकिन प्लीज मुझे घर से मत निकालें। इस पर युनशाई कहने लगा कि हमने अपना फैसला सुना दिया है और फैसला वापस लेने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अगले सीन में जियालू को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। वो जा चुका था। तभी ली को हॉस्पिटल से कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि ग्रैंडपा को होश आ चुका है। ली ग्रैंडपा से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है। तभी ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, जिस पर वो बताने लगी कि मैं जियालू की वाइफ हूँ। तभी ग्रैंडपा कहने लगे कि जियालू का रिश्ता मैंने खुद तय किया था तो वो उसकी वाइफ हो ही नहीं सकती। ग्रैंडपा ली से उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि एक्चुअली मैं अडॉप्टेड हूँ। तभी ग्रैंडपा कहने लगे कि देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हारी शक्ल से ही पता चलता है कि तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है। यकीनन तुमने किसी साजिश के तहत मेरे ग्रैंडसन को फंसाया होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें अपने घर से निकालने में मुझे सिर्फ 1 दिन भी नहीं लगने वाला। हमारे खानदान का नाम तो तुमने सुना ही होगा, कोई भी राह चलती लड़की हमारे खानदान की बहू नहीं बन सकती। तभी वहाँ पर जियालू आ जाता है जो ग्रैंडपा को बताता है कि एक्चुअली ये युनशाई की सिस्टर है। जियालू ग्रैंडपा को बताता है कि एक्चुअली ये युनशाई की सिस्टर है, लेकिन अपने बचपन में एक कार एक्सीडेंट के बाद ये खो चुकी थी। तभी ग्रैंडपा कहने लगे कि मैं किसी की बात पर यकीन नहीं करने वाला, मैं सारी चीजों की वेरिफिकेशन खुद करवाऊंगा। जियालू ग्रैंडपा को समझाता है कि देखे, टेक्निकली ये वही लड़की है जिसके साथ आपने मेरी एंगेजमेंट की थी, क्योंकि यही युनशाई की छोटी सिस्टर है। लेकिन ग्रैंडपा बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हो रहे थे। तभी ग्रैंडमा कहने लगी कि अच्छा खासा सो रहे थे, उठते ही तुमने वो बाल मचा दिया, इससे अच्छा है कि तुम दोबारा सो जाओ। तभी वहाँ पर युनशाई और उनके डैड आ जाते हैं। जियालू ने बताता है कि मैंने ली को सब बता दिया। तभी डैड कहने लगे कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ। युनशाई उससे पूछता है कि क्या तुम्हें बचपन में मेरे साथ बिताया हुआ समय याद है। तभी अचानक से ली को चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। डॉक्टर के आने पर वो सब लोग बाहर वेट कर रहे थे। तभी डॉक्टर उन्हें बताता है कि एक्चुअली बचपन में ली के सर पर चोट लग गई थी और उसी वजह से ये बेहोश हो चुकी है, हमें इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर बताता है कि ये एक माइनर सी सर्जरी है जो कि बिल्कुल भी खतरनाक नहीं, लेकिन ली को बचाने के लिए फिलहाल ये सर्जरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी जियालू उन्हें सर्जरी करने के लिए कहता है। कुछ देर बाद ली को होश आ चुका था तो जियालू से मिलने के लिए जाता है। उसको रियलाइज होता है कि ली की यादाश्त जा चुकी है। वो जियालू को पहचान ही नहीं पा रही थी और न ही वो अपने बेबी को पहचान पा रही थी। जियालू ली को बताता है कि वो उसका हस्बैंड है। तभी ली अपने डैड और अपने भाई के बारे में पूछती है। कुछ देर में वो दोनों पहुंच चुके थे। तभी ली कहने लगी कि डैड मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ, देखो आपने मेरे लिए कितना हैंडसम हस्बैंड ढूंढा है। जिससे डैड को रियलाइज हो चुका था कि इसको कुछ याद ही नहीं। तभी वो कहने लगा कि अगर इसको तुम याद ही नहीं तो तुम इसको डिवोर्स क्यों नहीं दे देते। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ
साथ रहे। डैड की ये बात सुनते ही ली कहने लगी कि डैड प्लीज ऐसी बातें मत करे, देखे मेरे हस्बैंड कितने हैंडसम है, मैं इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जियालू भी उन्हें यकीन दिलाता है कि वो बिल्कुल भी ली को डिवोर्स नहीं देना चाहता, लेकिन डैड की सुई तो जैसे अपनी ही बात पर अटक चुकी थी। तभी युनशाओ उन्हें कहने लगे कि मुझे लगता है कि इन्होंने पास्ट में हमारी बहन को बहुत ज्यादा बुली किया है, इसलिए हमें इसको अपने साथ लेकर जाना चाहिए ताकि इन्हें भी हमारी बहन की कदर का एहसास हो। जबकि दूसरी तरफ हम यश को देखते हैं जो अपनी मेट से अपने डैड और भाई के बारे में पूछ रही थी। तभी मेट बताती है कि पता नहीं वो लोग कहीं चले गए हैं, लेकिन जाने से पहले कहकर गए थे कि आपको यहाँ से शिफ्ट होने के लिए कहें। जिस पर यश मेट को थप्पड़ मारते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और खुद मन ही मन में कहने लगी कि मुझे उन दोनों की डिवोर्स करवानी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि पानी सर से ऊपर चला जाए। अगले सीन में हम जियालू को देखते हैं जो कि इस वक्त बेबी के कपड़े पैक कर रहा था। तभी डैड कहने लगे मुझे लगता है कि तुम्हें अब अपने घर जाना चाहिए, अपनी बेटी के साथ मैं मौजूद हूँ, वैसे भी इतने सालों बाद मैं अपनी बेटी से मिला हूँ। जियालू कुछ कहता है इससे पहले ही ली कहने लगी कि नहीं, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ, वैसे भी इतने सालों बाद मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिला है। ना चाहते हुए भी डैड को वहाँ से जाना पड़ा। तभी ली जियालू की तरफ देखते हुए कहने लगी कि ये कितना हैंडसम है, इसकी स्किन कितनी अच्छी है, मेरे तो वारे नियारे हो गए हैं, बस सोकर उठी और इतना हैंडसम हस्बैंड मिल गया। जियालू बेबी को फीडर देता है। तभी ली पूछने लगी कि तुम इसे फीडर क्यों दे रहे हो, मैं इसको खुद क्यों फीड नहीं करवा देती। तभी जियालू उसे बताता है कि इसे तुम खुद ही फीड कराती हो और जब तुम फीड कराती हो तो मैं तुम्हारे पास बैठकर तुम्हें देख रहा होता हूँ। अगले सीन में हम युनशाओ को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने घर पर मौजूद था और यश को घर से निकलने के लिए कह रहा था, लेकिन यश उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मान रही थी और उसे कह रही थी कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ और मुझे यहीं पर रहना है। जिस पर युनशाओ उसे कहता है कि मैं अपनी बहन से मिल चुका हूँ और अब तो उसकी मेमोरी भी वापस आ चुकी है, उसे सब याद आ चुका है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारे साथ हमारा एग्रीमेंट सिर्फ तुम्हें 18 साल तक पालने के लिए था, लेकिन तुम कितनी बेशर्मी से यहीं पर रुकी हुई हो। तभी यश उसे कहने लगी कि जिस लड़की को तुम अपनी सिस्टर समझ रहे हो वो तुम्हारी सिस्टर है ही नहीं, बल्कि तुम्हारी सिस्टर की तो डेथ हो चुकी है। जिस पर युनशाओ उसे थप्पड़ मारकर घर से निकलने के लिए कहता है और उसके जाते ही अपने पीए को कॉल करके उस पर नजर रखने के लिए कहता है। सीन शिफ्ट होता है तो जियालू ली के साथ अपने घर पहुंच चुका था। तभी ग्रैंडपा ली से माफी मांगते हैं, जिस पर वो कहने लगी कि मुझे आपकी कोई भी बात बुरी नहीं लगी। जियालू ली को लेकर अपने रूम में आता है। तभी ली उसे कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। जियालू से पूछता है कि क्या मेरी एंगेजमेंट को लेकर तुम्हें कोई इशू है, जिस पर वो कहने लगी कि मुझे क्यों इशू होगा, वैसे भी तुम्हारी एंगेजमेंट मेरे साथ ही हुई थी। जियालू ली के करीब होने लगा तभी उसको युनशाओ की कॉल आ जाती है जो उसे कह रहा था कि ली की बर्थडे पर मैं अनाउंस करना चाहता हूँ कि वो मेरी सिस्टर है। तभी वो पूछने लगा कि क्या इसको लेकर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है, जिस पर जियालू कहने लगा कि नहीं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। फोन ड्रॉप करते ही जियालू ली के करीब हो जाता है तो वो उसे कहने लगी कि मुझे नींद आ रही है, जिस पर जियालू कहने लगा कि मैंने तुम्हारी बहुत सुन ली, आज मैं वही करूंगा जो मेरा मन चाह रहा है। इस सीन में ली और जियालू को दिखाया जाता है जो कि ली की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी ली के डैड अनाउंस करते हैं कि बेबी के लिए उन्होंने सारे रिचुअल्स पूरी करवाने के लिए सारी अरेंजमेंट्स कर रखी हैं। एक एक करके ली बेबी के वेलकम के लिए सारी कस्टम्स पूरी करती है। तभी वहाँ पर माया को दिखाया जाता है जो ली के साथ बैठी उसे कह रही थी कि तुम इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हो, इतना हैंडसम हस्बैंड और इतना प्यारा बेबी, इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए, बैठे बैठे तुम एक प्रिंसेस बन चुकी हो। अभी ली और मिया की नजर यश पर पड़ती है जो जियालू से कह रही थी कि आखिर तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें मेरी हालत पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा? तुम जानते हो ना हमारी एंगेजमेंट बचपन में ही तय हो गई थी, तो फिर कैसे तुम किसी ऐसी लड़की से एंगेजमेंट कर सकते हो जो सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे है। और ये बात सुनते ही मिया आकर उसे किक करती है और उसे कहने लगी तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन के बारे में इस तरह की बातें करने की। तभी ली मिया को रोकते हुए कहने लगी कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, इसके लिए वैसे भी बहुत जल्द एक अच्छा सरप्राइज तैयार होने वाला है। जबकि दूसरी तरफ हम युनशाओ के डैड को देखते हैं जो अपने गेस्ट को एड्रेस करते हुए कह रहे थे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने ली की बर्थडे क्यों अरेंज की, लेकिन मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ। एक्चुअली ली ही मेरी वो बेटी है जो बचपन में खो चुकी थी और जिस बेबी का आज मैं यहाँ पर वेलकम कर रहा था वो मेरा नवासा है। इसके साथ ही उन्होंने ली को स्टेज पर बुलाया और सबको उस दिन के बारे में बताने लगे जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ था और उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया था। और इस सबको याद करते हुए वो रोने लगे। वो अनाउंस करते हैं कि उनकी बेटी की शादी हो चुकी है और जियालू उनका सन इन लॉ है। तभी युनशाओ और जियालू भी स्टेज पर आ जाते हैं। जियालू कहने लगा कि मेरे फादर इन लॉ ने जो बातें की है मैं उन सबसे मुतफिक हूँ। वो सब स्टेज पर खड़े खुशी खुशी एक दूसरे से मिल रहे थे और कुछ गपियों में मसरूफ थे। तभी नीचे खड़ी यश सोच रही थी कि ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं, आज नहीं तो कल ये लोग धक्के देकर तुम्हें भी बाहर निकाल देंगे। वैसे भी तुम्हारी ये खुशी कुछ ही लम्हों की है क्योंकि मैंने तुम्हारा पक्का बंदोबस्त कर दिया है। तभी वहाँ पर ली के पेरेंट्स आ जाते हैं जो चीख चीख कर कहने लगे कि प्लीज कोई हमारी बात सुन लो, आखिर तुम लोगों को तरस क्यों नहीं आता। ली अपनी मॉम को चुप हो जाने के लिए कहती है लेकिन वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि देखो इस लड़की को हमने कितनी मेहनत से पाला लेकिन इसको बिल्कुल भी तरस नहीं आता, कितनी मुश्किलों से पालने का हमें ये सिला मिल रहा है कि आज ये हमें पहचान भी नहीं रही। युनशाओ के डैड पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है, तुम क्या कहना चाह रही हो। तभी ली की मॉम बताती है कि मैंने ली को अडॉप्ट किया था, इसको कितनी मोहब्बत
मोहब्बत और कितनी मेहनत से पाला, लेकिन उस सब का अब हमें ये सिला मिल रहा है कि ये मुड़कर हमें देखना भी गवारा नहीं करती। इससे थोड़े से पैसे क्या मांग लिए, इसने अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी। लेकिन आज मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि जितनी मेहनत से मैंने ली को पाला था उसकी कॉम्पनसेशन आपसे हासिल कर सकूँ। लेकिन आपको पहले ही बता दूं कि जियालू ने मुझे 80 मिलियन युवान की रकम दी थी और आपसे भी मैं इतनी ही अमाउंट एक्सपेक्ट करती हूँ। तभी यूनशाई का डैड कहने लगे कि देखो 80 मिलियन युवान एक बहुत बड़ी रकम है और मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता। तभी मिया कहने लगी कि मॉम प्लीज बस कर दे, जिस तरह से आपने ली को पाला पोसा उसमें आपको 80 मिलियन युवान क्या 8 मिलियन युवान भी नहीं लगे हुए होंगे। आप पहले ही इतनी सारी रकम हासिल कर चुकी हैं, अब बस कर दे। आपने सिर्फ ली नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड से भी एक बहुत बड़ी अमाउंट ली, लेकिन आपका लालच है कि खत्म होने में नहीं आ रहा। लेकिन ली की मॉम कहने लगी कि वो बिना पैसे लिए कहीं नहीं जाने वाली। इस पर यूनशाई का डैड कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें 80 मिलियन युवान तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें 3 मिलियन युवान जरूर दूंगा। लेकिन तुम्हें अभी से समझा दूं कि इसके बाद तुम्हें कभी भी अपनी बेटी के आसपास ना देखो। इसके बाद तुम्हारा हमारे साथ बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं बचेगा। इस पर ली के डैड कहने लगे कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी ये कंडीशन मान लूंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वो मेरी बेटी है और मैं जब जब चाहूँ उससे मिल सकता हूँ और जब जब चाहूँ उससे पैसे मांग सकता हूँ। और उनकी इसी बात पर जियालू को गुस्सा आ जाता है। तभी वो कहने लगा कि मैंने एक एक करके आप लोगों की सारी बातें मानी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग मेरे सर पर सवार होना शुरू कर दे। मैं पुलिस को कॉल कर चुका हूँ, पुलिस पहुँचने वाली होगी। इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो उन दोनों को वहाँ से ले गई। तभी जियालू अपने असिस्टेंट को कहता है कि कुछ अरसे के लिए इनको जेल में ही रहने देना, लेकिन याद रखना जब इन्हें जेल से आजाद किया जाए उसके बाद इन्हें किसी और शहर में भेज देना ताकि ये आइंदा मेरी वाइफ को परेशान ना कर सके, और इन्हें थोड़ी बहुत अमाउंट भी दे देना ताकि ये रिटायरमेंट अमाउंट के तौर पर यूज कर सके। तभी यूनशाई के डैड की मुलाकात मिया से होती है और मिया उन्हें कहने लगी कि मैं ली को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, इसलिए मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि आप लोग मुझे भी भेज देंगे। यूनशाई के डैड मिया को कहते हैं कि मैं पहले ही जानता हूँ कि तुम ली को बहुत प्यार करती हो और मैं तुम्हें अपनी फैमिली का एक मेंबर समझता हूँ। तुम जब जब चाहो अपनी बहन से मिलने के लिए आ सकती हो। यूनशाई के डैड ली से पूछते हैं कि क्या वो इस फैसले से खुश है, जिस पर वो कहने लगी कि हाँ वो अपनी सिस्टर से जरूर मिलना चाहेगी। जबकि दूसरी तरफ हम यश को देखते हैं जो रोड साइड पर वॉक कर रही थी। तभी उसको मॉम की कॉल आ जाती है जो उसे 20,000 युआन सेंड करने के लिए कह रही थी, जिस पर यश उन्हें बताती है मैंने आपसे कहा ना यूनशाई ने मुझे घर से निकाल दिया है और वैसे भी मैंने अभी कल ही आपको 35,000 युआन सेंड किए थे। तभी मॉम उसे बताने लगी कि उन पैसों पर तुम्हारे भाई ने स्नीकर्स के 2 पेयर खरीद लिए, अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। इस पर यश प्रोटेस्ट करते हुए कहने लगी मॉम क्या हो गया है, अगर पैसे नहीं थे तो इतनी महंगी चीजें खरीदने की क्या जरूरत थी, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तभी उसकी मॉम उसे डांटने लगी और उसे कहती है कि अगर तुमने मुझे पैसे सेंड ना किए तो मैं तुम्हें पहचानने से इनकार कर दूंगी, इसलिए कभी भी मेरे सामने आने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तभी यश चिल्लाते हुए कहने लगी कि आखिर आप मुझे इतना फोर्स क्यों करती हैं। अगले सीन में हम ली को देखते हैं जो जियालू और बेबी के साथ अपने डैड के घर आ चुकी थी। तभी डैड उसे उसका रूम दिखाते हुए कहने लगे कि देखो तुम्हारे बगैर ये रूम कितना सुनसान था। तुम शायद नहीं जानती लेकिन इतने सालों से जब तुम घर नहीं थी तो मैंने हर साल तुम्हारी बर्थडे पर तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा और उसे तुम्हारे रूम में रखा। देखो तुम्हारे बचपन के टॉयज अब तक मौजूद हैं। अगले सीन में हम जियालू को देखते हैं जो ली को उसके डैड के ऑफिस में ड्रॉप करने के लिए आया था। ली जाने लगी तभी जियालू उसे एक किस देने के लिए कहता है, जिस पर ली कहने लगी कि नहीं मेरे डैड मेरा वेट कर रहे होंगे। जियालू अंदर आती है तो स्टाफ उसे वेलकम करता है और उसे बताता है कि आपके डैड ने हमें आपकी पिक्चर्स दिखाई थी। तभी यूनशाई आकर उसे ऊपर चलने के लिए कहता है। शाय के साथ मीटिंग रूम में आने के बाद उसे पता चलता है कि वहाँ पर शेयर होल्डर्स की मीटिंग चल रही थी। तभी उसके डैड उसको सबसे मिलवाते हुए उन्हें बता रहे थे कि ये मेरी बेटी है जिसे मैं काफी अर्सा पहले खो चुका था। डैड सबको बताते हैं कि मैंने अपने शेयर्स में से 25% शेयर्स अपनी बेटी के नाम कर दिए हैं और आज के बाद ये भी हम में से एक है। शिफ्ट होता है तो हम जियालू को देखते हैं जो अपने ऑफिस में मौजूद था। तभी उसको कॉल करके बताया जाता है कि उसके बेबी को किडनैप कर लिया गया है। जियालू जल्दी में ली को ज्वाइन करता है तो ली उसे बताती है कि मुझे यश की कॉल आई थी और वो मुझे 200 मिलियन युआन की डिमांड कर रही है। तभी जियालू से कहता है कि जरा उससे पूछो कि हमें उसको पेमेंट कैसे करनी है। ली के पूछने पर यश उसे बताती है कि मेरी बताई हुई जगह पर अगली 15 मिनट में पहुंचो और वहाँ पर पैसे कैश की सूरत में लाना। तभी जियालू को पीए की कॉल आती है जो बताता है कि यश की लोकेशन पता चल चुकी है। लोकेशन पता चलने के बाद उन्होंने बहुत आसानी से यश को पकड़ लिया था। तभी यश कहने लगी कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि यूनशाई मुझसे नफरत करता है और तुम भी मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मेरा यकीन करो ये सब मैंने अपनी मॉम के लिए किया। अगर मैं अपनी मॉम को पेमेंट ना करती तो वो एक दफा फिर मुझसे नाराज हो जाती। वो वैसे भी मुझे पसंद नहीं करती। यश जियालू से पूछती है कि क्या तुम लोगों ने पेमेंट कर दी, जिस पर वो बताने लगा कि नहीं हमने पेमेंट नहीं की। तभी वो रोते हुए कहने लगी कि आज एक दफा फिर मॉम मुझे डांटना शुरू कर देंगी, वो दोबारा मुझसे नाराज हो जाएंगी। इस सीन में ली जियालू के साथ गाड़ी में मौजूद थी। तभी जियालू
उसे बताता है कि मैंने अपनी शादी की अरेंजमेंट्स की हैं, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था लेकिन अब तुम्हें बताना पड़ रहा है कि 3 दिनों बाद हमारी शादी होने वाली है। और ये सुनते ही ली को ऐसी खुशी होती है जैसे वो हमेशा से बस एक इसी दिन के इंतजार में थी। अगले सीन में हम ली को देखते हैं जो इस वक्त मिया के साथ एक रेस्टोरेंट में मौजूद थी। तभी मिया उसे अपने मैरिड लाइफ के बारे में बता रही थी कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मैं उनके साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। इस पर ली काफी खुश हो जाती है और उसे बताती है कि मैंने चाइनीज मेडिसिन में एक रिसर्च की है और आईएसपी के इस रिसर्च के मुताबिक तुम्हारे हस्बैंड का ट्रीटमेंट किया जा सकता है क्योंकि उनके क्रिपल होने का ताल्लुक उनके न्यूरोलॉजी से है। ली की ये बात सुनने के बाद मिया मन मनाते हुए कहने लगी कि उसके क्रिपल होने के बावजूद उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, अगर उसकी टांगे ठीक होगी तो वो तो मुझे मार ही देगा। अचानक से ली की तबीयत खराब होने लगी। तभी मिया उससे पूछती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, जिस पर ली कहने लगी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो मेरा बेटा इतना छोटा है। जिस पर ली कहने लगी कि पता नहीं, मैं ज्यादा तो नहीं जानती लेकिन मैंने ड्रामा में यही देखा है कि इस तरह की कहने के बाद लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। तभी ली अपनी पल्स चेक करती है तो उसे कंफर्म हो जाता है कि वो वाकई एक्सपेक्ट कर रही है। ली ठीक से अपने सदमे से बाहर भी नहीं निकली थी कि वहाँ पर जियालू आ जाता है जो ली को कहने लगा कि क्या तुमने अपना डिनर कर लिया है, एक्चुअली मैं तुम्हें पिक करने के लिए आया हूँ। लेकिन ली को देखते ही उसे पता चल चुका था कि यकीनन कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। ली जियालू को अपने साथ लेकर जाते हुए कहने लगी कि क्या तुम जानते हो हम दोनों ने क्या किया है, क्या तुम जानते हो कि हमारे घर एक और बेबी आने वाला है, आई मीन मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये न्यूज सुनते ही जियालू को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि उसको किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। तभी वो ली से पूछने लगा कि तुम्हें प्रेग्नेंट हुए कितना टाइम हो चुका है, जिस पर वो बताती है कि अभी सिर्फ 1 ही मंथ हुआ है। तभी जियालू कहने लगा मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। ठीक है कि ये सब हमने प्लान नहीं किया था लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि हमारी फैमिली मुकम्मल हो जाएगी। वैसे भी मैं चाहता था कि तुम सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारो। ये उसे अपना कंसर्न बताते हुए कहने लगी कि अभी हमारा बेबी बहुत छोटा है। जिस पर जियालू कहने लगा कि उस बारे में तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी बारे में भी परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन जियालू उसे अपना कंसर्न बताते हुए कहने लगा कि एक्चुअली मैं चाहता था कि हमारी शादी हो जाए लेकिन तुम्हारी हालत को देखते हुए अब मुझे लगता है जैसे हमारी शादी पोस्टपोन करनी पड़ेगी, लेकिन डिलीवरी के बाद हम जरूर शादी करेंगे। इस पर ली कहती है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारे बेबी की सिस्टर आने वाली है। हो सकता है कि ये ब्रदर हो लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसकी सिस्टर हो जाए। जियालू एक दफा फिर ली से प्रॉमिस लेता है कि वो कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाएगी और इसके साथ ही हमारी खूबसूरत सी मूवी अपनी हैप्पी एंडिंग तक पहुंच चुकी थी। मजीद ऐसी जबरदस्त चाइनीज मूवीज के लिए स्टे ट्यून्ड।